बहुत सारे लोग यूरोप जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए एंड इसके लिए यूजुअली दो कंट्रीज के बीच में कंफ्यूज होते हैं, नेदरलैंड्स वर्सेस फ्रांस, बिकॉज ये या तो नंबर 1 चॉइस होती है, नंबर 2 चॉइस होती है, या तो मैक्स टू मैक्स नंबर 3 हो जाती है जर्मनी के लिए। जर्मनी पे एक प्रॉपर फुल वीडियो आने वाला है, बट इस वीडियो में नेदरलैंड्स एंड फ्रांस को सबसे पहले कंपेयर करते हैं। स्टार्ट करते हैं एवरेज सैलरीज से। बैचलर्स के बाद फ्रांस में यू कैन एक्सपेक्ट 25,000 से 35,000 यूरोस, मास्टर्स के बाद 35 से 45,000 यूरोस, पीएचडी के बाद 45 से 55,000 यूरोस। नेदरलैंड्स में यू कैन एक्सपेक्ट 30,000 से 40,000 यूरोस बैचलर्स के बाद, 40,000 से 55,000 मास्टर्स के बाद एंड 50,000 से 60,000 पीएचडी के बाद। एज अ रिजल्ट नेदरलैंड्स में सैलरी ज्यादा है। अगर अब हम लोगों को पॉइंट्स देने हैं बेसिस एवरेज सैलरी, तो हम लोग नेदरलैंड्स को 4 पॉइंट्स देंगे। फ्रांस की भी उतनी बुरी नहीं है तो 3.5 पॉइंट्स दे देंगे। सेकंड, अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में बात करें, अगर फ्रांस के बारे में बात करें, इट्स एक्चुअली 2 डिफरेंट कंट्रीज का कॉस्ट, या तो पेरिस का या तो नॉन पेरिस का। नॉन पेरिस में भी कुछ सिटीज़ को छोड़ के, लियोन वगैरह को छोड़ के बाकी सिटीज़ काफ़ी ज़्यादा सस्ती है। बट अगर पेरिस में हो तो आपकी जेब से 1800 यूरो से जाने ही वाले हैं। बट अगर पेरिस में नहीं हो और नॉन पेरिस वाली सिटी में हो तो 1200 यूरो में आपका काम चल जाएगा, इवन इन अ सिटी लाइक लियोन। सिमिलरली नेदरलैंड्स में भी एम्स्टर्डम में बहुत खर्चा होने वाला है, बट अगर ऑन एन एवरेज देखें तो आपका 12 से 1500 का बीच में खर्चा होने वाला है, जिसका मतलब है अगर आप पेरिस जाने वाले हो तो आपका खर्चा बहुत ज़्यादा होने वाला है। नेदरलैंड्स जाने वाले हो तो आपका खर्चा उसके बाद रहने वाला है, एंड बाकी फ्रांस की सिटीज़ में सबसे कम खर्चा रहने वाला है। तो डिपेंड्स, पेरिस यहाँ पे, नेदरलैंड्स उसके बाद, एंड उसके बाद फ्रांस की बाकी सारी सिटीज़। तो अगर पॉइंट्स देने हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग पेरिस ही जा रहे होते हैं फ्रांस में, तो टाई दे देते हैं। 3.5 पॉइंट्स टू फ्रांस, 3.5 पॉइंट्स टू नेदरलैंड्स। टैली पहुंचेगा 7 फ्रांस, 7.5 नेदरलैंड्स। थर्ड पॉइंट जो कि काफ़ी ज़्यादा मैटर कर जाती है काफ़ी सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, इज़ द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ट्यूशन फीस। अगर फ्रांस में बैचलर्स के बारे में बात करें, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स विल बी पेइंग समवेयर अराउंड 5,000 यूरो, जिसका मतलब है 5 लाख रुपए। बट एट द सेम टाइम नेदरलैंड्स के बारे में बात करें तो 10 लाख रुपए तक चला जा सकता है, विच इज़ एक्चुअली डबल कंपेयर्ड टू एवरी अदर कंट्री। इट इज़ वेरी लेस, बट हाँ महंगा तो है डेफिनेटली। मास्टर्स लेवल के बारे में बात करें, अगेन फ्रांस में आपका 5 से 15 लाख के बीच में खर्चा चला जा सकता है फॉर 1 ईयर डिग्री, एंड नेदरलैंड्स में आपका 10 लाख से 20 लाख रुपए तक चला जा सकता है। एज अ रिजल्ट फ्रांस डेफिनेटली विंस दिस पॉइंट, तो हम लोग फ्रांस को 4 दे देंगे, नेदरलैंड्स को 3.5 दे देंगे। सो आफ्टर दिस पॉइंट बोथ ऑफ दीज स्टैंड एट 10.5 पॉइंट्स। नेक्स्ट बात करते हैं पोस्ट स्टडी वर्क वीजा की। सबसे पहले बैचलर्स के बारे में बात करते हैं। अगर आप बैचलर्स करने जाओगे एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, यू कैन गेट ए टेम्परेरी रेजिडेंस 12 महीने के लिए इन फ्रांस। एट द सेम टाइम नेदरलैंड्स में यू गेट एन ओरिएंटेशन ईयर वीजा, जहाँ पे अगेन सेम 1 ईयर का आपको वीजा मिलता है आफ्टर अ बैचलर्स डिग्री, तो दोनों का सिमिलर है। अब अगर मास्टर्स के बारे में बात करें, मास्टर्स में फ्रांस में यू गेट अ 1 ईयर पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, नेदरलैंड्स में भी ऑल्सो गेट अ 1 ईयर पोस्ट स्टडी वर्क वीजा। अब अगर यहाँ पे भी पॉइंट्स देने तो टाई ही होगा, 4 पॉइंट्स, दोनों 14.5 पॉइंट्स पहुंच गए। किसी को तो जिताना पड़ेगा, लेट्स टॉक अबाउट दैट। 5th पॉइंट पे क्वालिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करते हैं। फ्रांस में आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, या तो यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है या तो यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा बुरी होती है। ठीक है, यू कैन गो टू यूनिवर्सिटीज लाइक साइंसेस पो, जो कि दुनिया की बेस्ट ह्यूमैनिटीज़ की यूनिवर्सिटी मानी जाती है। यू कैन गो टू HEC, जो कि दुनिया की बेस्ट फाइनेंस एंड कंसल्टिंग की यूनिवर्सिटी मानी जाती है। यू कैन गो टू INSEAD, जो कि मतलब इनकी टॉप ब्रास यूनिवर्सिटीज़ है। एंड अगर आप उन यूनिवर्सिटीज़ नहीं जाते हो तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ आर नॉट दैट ग्रेट। ऑन अ डिफरेंट साइड, नेदरलैंड्स डच एजुकेशन सिस्टम इन जनरल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आप किसी भी डच यूनिवर्सिटी में जाते हो, इन जनरल यू गोइंग टू अ गुड यूनिवर्सिटी, इन जनरल यू गेटिंग अ बेटर डिग्री, एंड इन जनरल योर चांस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर मच बेटर। तो अगर मुझे यहाँ पे पॉइंट्स देने हैं तो बल्कि 4.5 पॉइंट्स टू नेदरलैंड्स एंड 4 पॉइंट्स टू फ्रांस। तो अगर इस पॉइंट के बाद हम लोग पॉइंट्स कैलकुलेट करें, नेदरलैंड्स स्टैंड्स एट 19 एंड फ्रांस स्टैंड्स एट 18.5। 6th बात करें, जॉब अपॉर्चुनिटी स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। अगर इस बारे में बात करें तो वो तो बिल्कुल है ही नहीं फ्रांस में। फ्रांस में पेरिस को छोड़ के मेजॉरिटी ऑफ द जगहों पे कुछ जॉब्स ही नहीं है। लियोन में आपको कुछ जॉब्स मिल जाएगी, मार्सेल में आपको थोड़ी जॉब्स मिल जाएगी, बट उसके अलावा व्हेन यू लुक आउट फॉर जॉब्स एनीवेयर एल्स, दैट्स नॉट द केस। तो जो ये डिस्पैरिटी है ये बहुत ही ज़्यादा हाई है। दैट्स द सेम केस विद UK ऑल्सो। लंदन में काफ़ी सारी जॉब्स है, मैनचेस्टर में थोड़ी सी जॉब्स है, बर्मिंघम में थोड़ी सी जॉब्स है, बाकी कहीं पे जॉब्स ही नहीं है अच्छी हाई पेड स्किल्ड लेबरर्स के लिए। सो एज अ रिजल्ट अगर हम लोग इसके बारे में बात करें, आई नो इट इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट ऑफ अ पॉइंट फॉर अ पर्सन टू कंसिडर व्हाइल देयर इन इंडिया, बट व्हेन दे कम हियर दे हैव टू इवेंचुअली लुक फॉर जॉब्स। तो ये काफ़ी ज़्यादा मैटर कर जाता है पॉइंट। बट एट द सेम टाइम अगर हम नेदरलैंड्स के बारे में बात करें, आप एम्स्टर्डम चले जाओ, रॉटरडैम चले जाओ, उट्रेक्ट चले जाओ, एंडोवन चले जाओ, कहीं पे भी जाओ, यू विल फाइंड इनफ जॉब अपॉर्चुनिटीज इन योर नीश एज अ रिजल्ट। अगर इसके बाद हम लोगों को पॉइंट्स देने हैं तो विल गिव 2 पॉइंट्स टू नेदरलैंड्स, 1 पॉइंट टू फ्रांस। तो अगर इस पॉइंट के बाद बात करें, नेदरलैंड्स स्टैंड्स एट 21 एंड फ्रांस स्टैंड्स एट 19.5। अब डिस्पैरिटी दिख रही है, अभी और लाते हैं डिस्पैरिटी। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ऑफ लैंग्वेज। अगर आप फ्रांस में किसी भी एरिया में जाओगे, यू नीड टू नो फ्रेंच। अगर आप पेरिस में भी क्यों ना हो, पेरिस में भी आपको जॉब चाहिए तो यू नीड टू नो फ्रेंच। That's not the case with Amsterdam. That's not the case with Netherlands in general. अगर आप Amsterdam जा रहे हो and you try to look for jobs in English,
हाँ, इट वुड बी बेटर इफ़ यू लर्न डच, बट अगर आप डच नहीं भी सीखते हो तो यू स्टिल सर्वाइव। तो ये एक बहुत मेजर पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन आ जाता है व्हेन यू प्लानिंग टू गो टू यूरोप। आपको लैंग्वेज आती है या नहीं। अब आप सोचोगे यार मुराद मैं सीख लूँगा 1 साल में लैंग्वेज, मैं 1 साल रहने तो जा रहा हूँ ना, सीख लूँगा लैंग्वेज, पर आपको उस ज़बान में जीना है। एवरीथिंग हैज़ बीन डन इन दैट लैंग्वेज ओनली। तो अगर आपको पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी चाहिए ना, आपको वो लैंग्वेज आनी चाहिए। वो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो अगर मैं इसको 4 पॉइंट्स में से कंसिडर रखूँगा ना, फ्रांस को जस्ट 1 पॉइंट दूंगा, नेदरलैंड्स को 3 पॉइंट्स दूंगा। आप समझ रहे हो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है लैंग्वेज की। बट एट द सेम टाइम अगर आपको फ्रेंच आती है तो मैं शायद फ्रांस को 5 पॉइंट्स दे दूँ आउट ऑफ 4। बट अगर आपको फ्रेंच नहीं आती है और आप बिल्कुल स्क्रैच से सीखना चाहते हो तो इट माइट जस्ट मेक मोर सेंस टू गो टू नेदरलैंड्स। दस नेदरलैंड्स के 3 पॉइंट्स, France just 1 point. तो after this point Netherlands stands at 24, France stands at 20.5. अब डिफरेंस बड़ी होती जा रही है ना। कुछ और पॉइंट्स के बारे में बात करें। नेक्स्ट पॉइंट वुड दैट बी ऑफ लॉन्ग टर्म सेटलमेंट, जो कि बहुत सारे लोगों का पॉइंट नहीं होता है, कुछ लोगों का पॉइंट होता है। अब यहाँ पे हम लोग को सुनने में आता है कि फ्रांस गिव्स यू 5 ईयर वीज़ा टू फाइंड अ जॉब। ये आपको समझना है कि 5 ईयर टूरिस्ट वीज़ा एक हिसाब का है। एज अ टूरिस्ट यू कैन गो एंड ट्राई टू लुक फॉर अ जॉब। ये आपका ऐसा जॉब सीकर वीज़ा नहीं है। आप समझ रहे हो डिफरेंस है काफ़ी ज़्यादा। आपको 6 महीने में निकलना है उस कंट्री से, हर 6 महीने में। एंड ऐसे आप बैठ नहीं सकते उन 5 साल फ्रांस में। तो ऐसे एडवर्टाइज़ किया जाता है कि 5 ईयर पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा इन फ्रांस, दैट्स बुलशिट। तो ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। नेदरलैंड्स में अगेन इट्स नॉट दैट ईजी टू फाइंड अ जॉब बिकॉज ना ही आप उस कंट्री के रेजिडेंट हो, ना ही आप उस कंट्री के सिटीजन हो, बट कंपेरेटिवली मच ईजियर। एंड बट अगर आपको लॉन्ग टर्म सेटलमेंट चाहिए तो आपको A2 लेवल तक डच सीखनी है, विच इज़ वेरी बेयर मिनिमम बेसिक। फ्रेंच में, फ्रांस में अगर आपको फ्रेंच सिटीज़न बनना है, लॉन्ग टर्म सेटलमेंट चाहिए, आपको बहुत अच्छी फ्रेंच आनी चाहिए। C1 लेवल अगर नहीं है तो एटलीस्ट B2 लेवल तक, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अगर यहाँ पे भी पॉइंट्स देने, आई एम अगेन बायस्ड टुवर्ड्स नेदरलैंड्स। तो अगर मुझे 2 पॉइंट्स ही रखता हूँ, 2 पॉइंट नेदरलैंड, चलो 3 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स नेदरलैंड को, 1 पॉइंट फ्रांस को। So Netherlands will stand at 26.5 and France will be at 20.5. I just realized मैं कैमरा के बहुत क्लोज बैठा था, so sorry for that. But anyhow, अगर आप नेदरलैंड्स या फ्रांस में कंफ्यूज्ड हो, मेरा पर्सनल प्रेफरेंस नेदरलैंड्स रहेगी। हाँ, शायद से आपका ज़्यादा खर्चा होने वाला है, बट अगर आप खर्चे के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो फ्रांस प्रॉब्ली माइट जस्ट बी अ बेटर आइडिया। बट अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो यार नेदरलैंड्स चूज़ करो या फ्रांस चूज़ करो या कौन सी यूरोप की कंट्री चूज़ करो, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। जब मैंने टॉप 5 यूरोप की कंट्रीज़ को सबको एक्सप्लेन किया, सबको मतलब दिस इज़ जस्ट 1 वीडियो दैट यू हैव टू वॉच टू फिगर आउट क्या करना चाहिए।